So today we'll be starting off with 13.3, the light dependent stage of photosynthesis. And we have seen that light dependent reactions include the splitting of water, जिसको हम कहते थे photolysis. ये शुरू ही कैसे होता है? By photolysis, when water is going to split into hydrogen and oxygen to give hydrogen ions, protons, and the synthesis of ATP in photophosphorylation. आपके पास जो ये हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा कि H2O सबसे पहले स्प्लिट करेगा इनटू हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, और ऑक्सीजन। अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन आयन, ये कहाँ पे हेल्प कर रहे थे? रिएक्टिंग एडीपी टू फॉस्फेट, ताकि क्या बन जाए? एटीपी। ATP. और जो रेस्ट जो बच जाते थे हाइड्रोजन आयंस, वो कहाँ जाते हैं? उनको एक कैरियर मॉलिक्यूल ले जाता था, NADP, और क्या बन जाता था? D. NADPH, जिसको हम रिड्यूस्ड H. NADP भी कहते हैं। सो वाटर स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आयंस ने कहाँ पे मदद की? एडीपी टू बनाने के लिए। अब जो पीछे बच गए वो NADP के साथ रिएक्ट कर गए एंड दे मेड रिड्यूस्ड NADP, और व्हाट यू कैन कॉल एज NADPH. The hydrogen ions combine with the carrier molecule NADP to make reduced NADP, ATP, and reduced NADP are passed from the light dependent on the light independent stage. अब आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट बने? एक ATP बन गया, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना? रिड्यूस्ड NADP, एंड दे आर नाउ पास्ड ऑन टू द लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। ये हो गया डिपेंडेंट स्टेज। अब ये जो दो प्रोडक्ट बने, ये आगे कहाँ पे जाएंगे? लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज पे। Can you tell me what is the difference between phosphorylation and photophosphorylation? Okay. So, phosphorylation is never mind. I don't know. Can't सोचें, tell. फॉस्फोरिलेशन क्या है? फॉस्फोरिलेशन कैसे समझा रहा हूँ मैं? क्या होगा इसमें? फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? Just tell me. फॉस्फेट ऐड होता है, ठीक है, किसमें? एडीपी में। तो फॉस्फोरिलेशन से क्या बन जाता है? दिस इज फॉस्फोरिलेशन, जो हम एनर्जी रेस्पिरेशन भी पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल ये है कि एडीपी है, डाइफॉस्फेट है, इसमें एक फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा जिसको पीआई कहते हैं। वो क्या बन जाएगा? एटीपी। दिस इज व्हाट? फॉस्फोरिलेशन। दैट यू स्टडीड इन ग्लाइकोलिसिस एज वेल, क्रेब्स साइकिल, हर जगह। एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? फॉस्फोरिलेशन। तो व्हाट इज फॉस्फोरिलेशन? एडिंग ऑफ Yeah. फॉस्फेट टू एडीपी टू मेक एटीपी। तो फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होगा? फोटो क्या है? Like लाइट। light अगर ये energy. रिएक्शन Yeah. बगैर लाइट के हो तो फॉस्फोरिलेशन है। लेकिन अगर लाइट ने भी हमें एनर्जी दी है ये रिएक्शन करवाने के लिए, क्योंकि लाइट ने क्या किया था? लाइट एनर्जी, आप सोचिए फोटोसेंसिस में लाइट Making कहाँ यूज हो रही है? क्या चीज? it's making energy like from like light, making ATP from light. अभी तक हमने स्टार्ट पढ़ा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का। यू डिडंट आस्क कि हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में लाइट यूज होती है। कहाँ हुई है अभी तक? वाटर भी स्प्लिट हो गया। वाटर कैसे स्प्लिट हुआ? लाइट से। Gee. दिस इज वेयर द रिएक्शन स्टार्ट्स। जो वाटर था, ठीक है, वो स्प्लिट ही कब हुआ? जब लाइट एनर्जी आई थी। लाइट एनर्जी ने ये रिएक्शन कैटलाइज किया, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? फोटोलिसिस। लाइसिस तो समझ आता है, ब्रेक डाउन है। किसकी वजह से हुआ था? लाइट की वजह से। इसने वाटर को तोड़ा, वाटर के जो हाइड्रोजन आयंस थे उन्होंने फॉस्फोरिलेशन की, और बचे हाइड्रोजन आयंस ने NADPH बना दिया। तो इनडायरेक्टली ये फॉस्फोरिलेशन हुई किसकी वजह से थी? द लाइट एनर्जी। समझ आई? we call it Mm. photophosphorylation, which is photolysis combined the production of NADPH. Is it clear? Yes. Good. So photophosphorylation of ADP to ADP can be cyclic or non-cyclic as well. अब क्या करें? अब दो टाइप से सिलेबस के अंदर दोनों पढ़नी है। साइक्लिक भी है और एक नॉन साइक्लिक भी है, डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन वन और बोथ टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को अगर देखेंगे, इट इन्वॉल्व्स ओनली फोटोसिस्टम वन। हमने कल दो फोटो सिस्टम्स की बात की थी। डू यू हैव एनी आइडिया? तो क्या याद है कि एक फर्क क्या पड़ा था दोनों फोटो सिस्टम में? Okay, wait. No, I ओके, don't remember. ठीक है। फोटो सिस्टम है क्या? बस वो जगह, ठीक है, इट्स अ होल सिस्टम। ये कोई प्रॉपर एक सिस्टम या कंपोनेंट मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइल नहीं है। ये एक वो कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स है
अब वो कुछ पिगमेंट्स का कॉम्बिनेशन मिलके फोटो सिस्टम वन भी बना देते हैं, कोई कॉम्बिनेशन पिगमेंट का फोटो सिस्टम टू भी बना सकता है। ठीक है, अब साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के अंदर फोटो सिस्टम वन यूज होगा ऑफ एटीपी। दोनों में फर्क यह था कि एक 700 नैनोमीटर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और दूसरा 680। Cyclic phosphorylation is the first type of photophosphorylation. It involves only photosystem 1. ये सिर्फ एक को इन्वॉल्व करता है, which is the photosystem 1. ATP is formed but not reduced NADP. अब cyclic phosphorylation में ATP बनेगा but reduced NADP नहीं बनेगा। होगा क्या? Light energy is absorbed by the photosystem 1 and it is passed to the reaction center. अब ये जैसी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की फोटो सिस्टम ने, इसने क्या किया, इसने पास कर दिया इसको रिएक्शन सेंटर पे। ये आपके पास क्या है, ग्रीन वाला, दिस ग्रीन इज द रिएक्शन सेंटर। दिस एनर्जी जो अब लाइट की तरफ से आई है, इट हैज एक्साइटेड एन इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल टू अ हायर एनर्जी लेवल। अब फोटो सिस्टम वन में क्या क्या होता है, क्लोरोफिल जो ए है वो तो सब में है, वो तो हमेशा होगी, फोटो सिस्टम वन हो या टू हो, ये मेन पिगमेंट है। बाकी पिगमेंट्स पे आपके पास बी आती है, क्लोरोफिल बी, आपके पास जैंथोफिल आती है, आपके पास कैरोटीन आती है। ठीक है, सो क्लोरोफिल ए जो है, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था जो इस लाइट एनर्जी की वजह से एक्साइट होके एक हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, इतना हाई दैट इट इज एक्चुअली emitted फ्रॉम द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। वी कॉल इट फोटो एक्टिवेशन। सो व्हाट इज फोटो एक्टिवेशन? लाइट एनर्जी पड़ी फोटो सिस्टम वन के रिएक्शन सेंटर पे, जिसने क्लोरोफिल ए के पिगमेंट के मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन था, उसको एक्साइट कर दिया टू अ हायर एनर्जी लेवल। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अभी जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था, ए एक्सेप्टर के पास चला गया। वो एक्सेप्टर कहाँ पे थे? इनसाइड योर थिलाकॉइड मेम्ब्रेन सैक्स, जिनको हम ग्रैनम भी कहते हैं। ढेर सारे जब सैक्स कंबाइन होते हैं सारे, ये देखो मेम्ब्रेन्स हैं, उधर ये इलेक्ट्रॉन अब एक्सेप्ट हो जाएगा एंड इट्स नाउ गोइंग टू गो थ्रू अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो कि आपको याद होगा आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी ऐसी ही होती है। Now the carriers are alternately reduced as they gain an electron and oxidized as they pass to the next carrier. अब ये एक चीज चेन चलती जाएगी, इन थिलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एक चेन चलती जाएगी। क्या चेन चलती जाएगी? वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था, अब वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इसके पास गया, इसने गेन कर लिया, इसकी क्या हो गई, इस कैरियर की हो गई रिडक्शन। फिर अगले कैरियर पे जब गया, अब इसकी रिडक्शन हो गई है, लेकिन जो पिछला वाला कैरियर था उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। अच्छा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन फिरता हुआ गया यहाँ पे, अब इसको रिड्यूस कर गया, पिछला वाला क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। फिर यहां से निकला, इसको कर दिया उसने रिड्यूस, पीछे वाला क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, बिकॉज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर रहे हैं इनसाइड दिस थिलाकॉइड मेम्ब्रेन, इस जंपिंग में एनर्जी लॉस्ट होती है। अब इस पूरी जंपिंग में ना कहीं कहीं हर जगह पे ना थोड़ी थोड़ी एनर्जी लॉस हो रही है, वो थक रहा है बेचारा, थक रहा है, उसकी एनर्जी बीच में लूज होती जा रही है। अब ये जो यहाँ पे एनर्जी लूज किए जा रहा है, इस पॉइंट पे एनर्जी लूज की, इधर भी लूज की, ये जो एनर्जी है, दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड टू एक्टिवली मूव प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा। अब हमारे पास कुछ प्रोटॉन्स भी हैं स्ट्रोमा में, उनको मूव करेंगे। जैसे हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में नहीं पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का कैरियर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन ने बस जंप करना है कैरियर टू कैरियर। वो जो एक एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, उस एनर्जी ने एरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प की थी, उसने इलेक्ट्रॉन्स को, वो प्रोटॉन्स को एक्टिवली पंप आउट किया था, जबरदस्ती बाहर भेजा था, ताकि वो खुद ऑटोमेटिकली वापस अंदर आए थ्रू दैट एटीपी सिंथेज। याद आया कुछ वो क्या रिएक्शन था? Yes, yes. दिस जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली सिर्फ एनर्जी चाहिए होती है हमें। एनर्जी क्यों चाहिए होती? ताकि हम इन प्रोटॉन्स को वहां पे फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द मेम्ब्रेन था, ठीक है, वहां पे क्या था, फ्रॉम द मैट्रिक्स To the टू द membrane. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे क्या है, वही एनर्जी इज गोइंग टू यूज टू मूव फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द थिलाकॉइड मेम्ब्रेन स्पेस। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, टू द थिलाकॉइड मेम्ब्रेन स्पेस। इसने एक ग्रेडियंट, हमने जबरदस्ती उन लोगों को वहां पे धक्का देके वहां भेज दिए कि वो मजबूर हो वापस आने के लिए, लेकिन अब हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होगी उनको वापस बुलाने के लिए, अब वो खुद आएंगे थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुई थी, उस वक्त मैं ये टर्म बताना भूल गया, नाइस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, फिर आप बता दो, चैप्टर 3
एस बायो। It's actually, yeah, facilitated. Okay, it's like diffusion that is डिफ्यूजन तो facilitated. ठीक, फैसिलिटेट कैसे हुई है ये, कैसे होती थी ये? It had carriers. यस, चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, किसी चीज के थ्रू आते थे Yes. ना वापस। अब हमने इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, दोबारा देखते हैं क्या क्या सीन हो रहा था। फोटो सिस्टम वन पे पड़ी लाइट, लाइट ने एक्साइट कर दिया प्रोटॉन इनसाइड द रिएक्शन सेक्टर, जहां पे ये सारे पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से निकला एक इलेक्ट्रॉन, गया, एंटर हो गया किधर, ग्रैनम के अंदर या थिलाकोइड मेम्ब्रेन्स का जो पूरा सेट होता है। उधर मेम्ब्रेन्स में ना कोई प्रोटीन्स थी जिन पे वो जंप पे जंप 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 करता गया, जंप जंप करता गया, रिडक्शन ऑक्सीडाइज करता गया, और एनर्जी बनाता गया। एनर्जी जो वो बेचारा थक के लूज करा था वो हमने यूज कर ली टू पंप दी हाइड्रोजन प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन्स, इनटू दी, क्या था, थिलाकोइड मेम्ब्रेन फ्रॉम द स्ट्रोमा। वहां पे वो वहां ऊपर जाके जमा हो जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू कम बैक इनसाइड। वो अब वापस किसके थ्रू आएंगे, थ्रू दैट एटीपी सिंथेज कैरियर प्रोटीन। एटीपी सिंथेज में से जब वो वापस गुजर के आते हैं तो कौन सा रिएक्शन आपके पास हो जाता है, ये वाला। गॉट इट? Yes. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो द सेम। इस पूरे जो मैकेनिज्म को नाम देते हैं कीमोऑस्मोसिस होता है। यही कीमोऑस्मोसिस कहाँ पे हुआ था आपके पास, केमियोस्मोसिस, सॉरी, यही केमियोस्मोसिस आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हुआ था। यही केमियोस्मोसिस आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी हो रहा है, विच इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। गॉट इट? Yes. चले पूरा एक्सप्लेन करें, कहाँ से शुरू करवाएं, Okay. सब सोचने दो। Okay. So we यहाँ से स्टार्ट करें, लाइट पड़ी। Okay, so we first started studying about cyclic photophosphorylation. So the only difference here is that photophosphorylation and phosphorylation mein is that photophosphorylation mein the production of ATP is done by using energy from light. ठीक है, there's two photosystems and like the only one that's involved in this process is photosystem one. फिर उसके बाद क्या होता है कि I'm just gonna, I'm just telling you what I just like I'm seeing from the textbook, okay? सही So है। light हम्म। energy is absorbed by PS1, okay, हम्म। and then it is passed to the reaction center, the one that is marked in the green here. फिर उसके बाद it's okay, so that this same energy is going to excite the electron into the chlorophyll A molecule, ठीक है, level. Actually, यस। there comes a point where there's going to be this thing called photoactivation. And in photoactivation, the electron, हम्म। something happens. Okay, I'm not फोटो sure what, सिस्टम, but फोटो something एक्टिवेशन, happens. ये वाला पार्ट है, ये पार्ट जो है ना, दिस इज योर फोटो एक्टिवेशन। फोटो एक्टिवेशन में ये हुआ ना कि Okay. लाइट एनर्जी वाज एब्जॉर्ब बाय फोटो सिस्टम वन, जिसने वो एनर्जी पास की रिएक्शन सेंटर पे। रिएक्शन सेंटर में ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। दिस इज फोटो एक्टिवेशन। Okay. अब आगे वो दाखिल कहाँ Okay. हुआ? Okay, then it goes into like these electron carriers. So जब ये electron carriers के through pass होता है ना, so it's going to some things. So these things are going to take place. It's going to like get reduced, and then it's going to get oxidized, and it's going to get reduced, and it's going to get oxidized. So and then in this process also gaining energy. So हम्म। and then after that, um the electrons are also gradually also losing energy, and हम्म। then I guess that's it. That's all अब right. कहाँ ये जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करे थे, वो कहाँ यूज हो रही है अब? They're going to move the protons from the stroma एंड दैट इज कॉल्ड, into the thylakoid space, the chemiosmosis process. ठीक है, और फिर थैलेगर्स ज्यादा जमा हो गए, अब खुद आ जाएंगे वापस, No, फैसिलिटेट होंगे किसके थ्रू, एटीपी सिंथेज। facilitated. Yeah, ठीक है, okay, yeah. Okay. मतलब आएंगे खुद ही, उसका नाम होता है फैसिलिटेटेड। मतलब आना उन्होंने खुद ही, मैं उनको बोलूंगा नहीं क्योंकि वो ऑब्वियसली हाई टू लो ही है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज काइंड ऑफ अ एक्टिव पैसिव स्टफ, ठीक है। यूज हम कर रहे हैं कुछ, लेकिन आ हाई टू लो ही रहे हैं। भेजा हमने एक्टिवली था, कंफर्म, क्योंकि वो लो टू हाई था। गॉट इट? Yes. और यहाँ से आपका एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा। So what is cyclic photophosphorylation? The production of ATP using energy from light
इन्वॉल्विंग ओनली फोटो सिस्टम वन। फोटो एक्टिवेशन क्या था? द emission ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ द absorption ऑफ एनर्जी फ्रॉम light. Got it? Yeah. Good. Now let's talk about non-cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation में only PS1 was involved. In non-cyclic photophosphorylation, photosystem 1 and photosystem 2, both of them are going to be involved. We call it the Z scheme of an electron flow. दोनों जगह से गुजर के आ रहे हैं जनाब, ठीक है। अब क्या होगा? अब एनर्जी फ्रॉम द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय बोथ फोटो सिस्टम्स। पहले एक कर रहा था, अब दोनों एब्जॉर्ब करेंगे। एंड द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर emitted फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर्स, एंड इन बोथ केसेस these electrons are absorbed by electron acceptors and they pass along the chains of electron carriers in the thylakoid membrane. क्या हुआ? ये फोटो सिस्टम वन, ये रहा फोटो सिस्टम टू, दोनों ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। दोनों का जो इलेक्ट्रॉन था वो पास अब कहाँ पे होगा? इनटू दोज थिलकर मेम्ब्रेन सैक, जहाँ पे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते जाएंगे। एंड द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम फोटो सिस्टम टू जो है वो फॉर्म हो जाएगा, वो यूज होगी एटीपी पे। अब फर्क ये है, अगेन, ये आपके पास है, एक तो खाली जगह नहीं मिलती बुक में, बल्कि यहाँ है ना डायग्राम, नहीं मैं अपनी बनाऊँ। दिस इज फोटो सिस्टम वन, दिस इज फोटो सिस्टम टू। दोनों ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। दोनों का इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू पास थ्रू दी थिलाकॉइड मेम्ब्रेन सैक्स, ठीक है, ये भी और ये भी। अब मसला ये, दोनों जब पास कर रहे हैं, दोनों ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है ना कोई, इसने भी कुछ एनर्जी रिलीज करनी है, इसने भी थक हार के कुछ एनर्जी रिलीज करनी है। फर्क क्या है कि जो फोटो सिस्टम टू की एनर्जी है, जो यहाँ पर रिलीज हुई थी थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं? द सिंपल वे, कहाँ पे? वही एटीपी बनाने में, विच इज नोन एज केमियोस्मोसिस, जो हम ऊपर फोटो सिस्टम वन के साथ कर रहे थे, क्योंकि वहां था ही फोटो सिस्टम वन। यहाँ पे फोटो सिस्टम टू जो है वो ये वाला काम करे जो ऊपर उसने किया था। अब फोटो सिस्टम वन जो नॉन साइक्लिक में, ये क्या करेगा? इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या करेगी? बट द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम फोटो सिस्टम वन इज पास्ड ऑन टू द कोएंजाइम एनएडीपी। ये वाली एनर्जी कहाँ जाएगी? टू एनएडीपी, एनएडीपी पे जाएगी, ताकि इट कैन बी एन एनएडीपी इज, वैसे क्या था, इट्स अ कोएंजाइम दैट इज वेरी सिमिलर टू द एनएडी दैट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। नाउ दी, अब एनएडीपी वो एनर्जी के साथ क्या करता है उस पे हम आते हैं, और ये कहाँ पे कैल्विन साइकिल में आगे यूज होगा, ये क्लियर हो गया? No, could you explain it again, please? ओके, फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम टू, दोनों ने लाइट एब्जॉर्ब की, दोनों ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। दोनों के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गुजरे? मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, फिर कैरियर टू कैरियर टू कैरियर। दोनों ने थक हार के एनर्जी रिलीज की, एक वही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब दोनों की जो एनर्जी थी, फोटो सिस्टम वन ने भी रिलीज की, फोटो सिस्टम टू ने भी रिलीज की। फोटो सिस्टम टू की जो एनर्जी थी वो वही यूज हुई जहां पे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की हो रही थी, ये पंपिंग आउट सारा केमियोस्मोसिस में। दिस इज केमियोस्मोसिस, ये वाला पार्ट। गॉट इट? Yes. अब फोटो सिस्टम वन की एनर्जी कहाँ गई? वो यूज हो रही, वो एब्जॉर्ब हो गई है टू प्रोड्यूस एनएडीपी मॉलिक्यूल्स। वो कहाँ यूज हुई है? टू प्रोड्यूस एनएडीपी मॉलिक्यूल्स। ये कहाँ यूज होंगे वो हम कैल्विन साइकिल में देखेंगे। क्लियर हो गया? Okay. गुड। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फ्रॉम फोटो सिस्टम्स मस्ट बी रिप्लेस्ड। दोनों फोटो सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वापस ला के दो उनको। फोटो सिस्टम वन जो है वो रिसीव कर लेगा रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन, जो कि फोटो सिस्टम टू ने रिलीज किया था। वाइल फोटो सिस्टम टू जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से पूरा करेगा? वाटर को स्प्लिट कर देगा। Photolysis. Yeah. वाटर स्प्लिट करने से प्रोटॉन तो प्रोड्यूस होते हैं, बट यू फॉरगॉट इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं, जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एरोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल स्टार्ट भी पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन वहां भी तो होते हैं। तो ये दोनों का खत्म काम, और आपका ये एंड हो गया नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। एंड पे उन्होंने क्या किया? बस अपने अपने इलेक्ट्रॉन की रिप्लेसमेंट करवा ली। वन को टू ने दे दिए, ठीक है, और टू ने वो जो वाटर स्प्लिट हुआ था, बहुत पहले कहीं ना कहीं वो चीज ना वापस आ जाती है, यहां से उसने जो सात इलेक्ट्रॉन्स बने थे वो उसने वहां से उठा लिए। सो फोटोलिसिस को अलग से थोड़ा सा देख लेते हैं, आई नो ये सेपरेट क्यों है। अच्छा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर,
Photosystem 2 includes a water splitting enzyme that catalyzes the breakdown of water. This enzyme is known as the oxygen evolving complex. इधर photosystem 2 है क्योंकि इसने अपना रिप्लेसमेंट कहाँ से पूरा करना है? बाय फोटोलिसिस। अब फोटोलिसिस जो शुरू में हुआ था, बिल्कुल वो हुआ था लाइट की वजह से। अभी मजीद नहीं हो रहा फोटोलिसिस क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रेडियंट होगा। अब भी जबरदस्ती फोटोलिसिस करवाने के लिए ना फोटो सिस्टम के पास एक वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम है जिसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वो कहते हैं मैं पर खुद ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, लाइट आए ना आए। वो क्या करेगा, इट स्प्लिट्स अ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन वो यूज कर लेगा अपना रिप्लेसमेंट पूरा करने के लिए। और ये प्रोडक्ट्स तो आपको ऑलरेडी याद ही है, दैट व्हाट आर प्रोड्यूस्ड। ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस, जो कि ऑब्वियसली डिफ्यूजन और ट्रांसपायरेशन में क्लोरोप्लास्ट के थ्रू पेलिसेड मेसोफिल्स, स्पॉन्जी मेसोफिल्स, स्टोमेटा सी बाहर आ जाते हैं और फिर हम उसको इनहेल कर लेते हैं। द हाइड्रोजन आयंस या फिर जो कुछ ऑलरेडी पड़ा होता है इन दोज एयर स्पेसेस, वो प्लांट रात को रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जब तक उनकी हिम्मत होती है वो रात को आफ्टर फोटोसिंथेसिस एंड्स इन द डे कुछ ऑक्सीजन प्लांट भी यूज करता है। इट्स नॉट कि वो सारी एक्सहेल आउट कर देता है। कुछ जो एयर स्पेसेस में ट्रैप होती है, कुछ जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, वो उसको रात को नाइट टाइम में रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है। Hydrogen ions, on the other hand, combine with electrons to form from photosystem 1 and the coenzyme molecule NADP to give reduced NADP। अब वो जो हाइड्रोजन आयंस थे, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हुआ? ऑक्सीजन तो गई वेस्ट प्रोडक्ट, रह गए ये दो पीछे। ये दो कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 एंड द कोएंजाइम मॉलिक्यूल NADP टू प्रोड्यूस वही दोबारा से NADP है जो आपके पास ऊपर हो रहा था। ये बताया था मैंने। ये काम इसी की डिटेल हमने नीचे पढ़ ली है कि बना कैसे था। उसका रिएक्शन भी सिंपल है। ऑक्सीजन तो गई, बाकी दो प्रोडक्ट्स जो बचे थे उन्होंने रिएक्ट कर लिया किसके साथ? NADP के साथ, टू प्रोड्यूस reduced NADP। And the ATP and the reduced NADP are synthesized in these light dependent reactions and now will be used in light independent reactions. Got it? Okay. That is all. So what is non-cyclic photophosphorylation? The production of ATP using energy from light involving both photosystem 1 and photosystem 2. This process also produces reduced NADP. Cyclic phosphorylation क्या था? Only involved photosystem 1 और reduced NADP भी नहीं बना के देता था। Oxygen involving complex के वो enzyme that is found in photosystem 2 and that catalyzes the breakdown of water using energy from light. Got it? Yes. ये डायग्राम कैसे समझाएं? अच्छा, this is okay, let me figure it out. This is photosystem 2, this is photosystem 1। ठीक है, दोनों ने लाइट एब्जॉर्ब की है, इसने भी, इसने भी। ठीक है, इसने लाइट एब्जॉर्ब की यहाँ पे तो फोटोलिसिस भी खैर हो गया था ड्यू टू दैट कॉम्प्लेक्स। उस फोटोलिसिस ने एक दो तीन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए थे। ऑक्सीजन वाज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वेर एज हाइड्रोजन और ये अभी बाद में कंबाइन करेंगे टू प्रोड्यूस NADP। ठीक है, यहाँ से एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था व्हेन इट एब्जॉर्ब लाइट। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गया था? टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय फोटोसिस्टम 1। लेकिन साथ ही साथ वो केमियोस्मोसिस भी कर गया था क्योंकि फोटोसिस्टम 2 यहाँ पे क्या करता है? केमियोस्मोसिस, जो कि वो काम फोटो सिस्टम 1 करता था इन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि उधर था ही सिर्फ फोटो सिस्टम 1। वही काम नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 कर देता है और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वो भेज देता है फोटो सिस्टम 1 में ताकि उसका रिप्लेसमेंट आ जाए। गॉट इट? अब जो फोटो सिस्टम 1 ने Wait, रिलीज किया था क्या हुआ? wait. What was the point about के photo system 2 का काम करते हैं? What was that? Could you repeat that, please? जो साइक्लिक था, ठीक है, Yeah. इसमें फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व था और वही Yeah. केमियोस्मोसिस कर रहा था। नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व है ना, फोटो सिस्टम 1 भी एंड फोटो सिस्टम 2 भी। ठीक है, यहाँ पे केमियोस्मोसिस कौन कर रहा है? फोटो सिस्टम 2। गॉट इट? Hmm. Okay. Okay. Yes. वहां पे कौन कर रहा था? फोटो सिस्टम 1। ये है।
और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 1 को भेज देगा ताकि उसका रिप्लेस हो जाए। लेकिन अब जो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था फोटो सिस्टम 1 का, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? एनएडीपी। गॉट इट? यस। उसने हमें एनएडीपी बना के दे दिया, लेकिन साइक्लिक पे वही केमियोस्मोसिस कर रहा था। उधर टू तो था नहीं, यहाँ पे टू है तो वो कर रहा है। वन नहीं करेगा, वन एनएडीपी आपको बना के दे देगा। दिस इज द एंड ऑफ योर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड आई रियली डोंट वांट टू स्टार्ट लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज, लेकिन एक वीडियो देखते हैं फिर मेरा मूड बनेगा, बताता हूँ। लेट मी ओपन अप द वीडियो। यही वाली है शायद। In photosynthesis, light is used to make organic compounds, especially sugars, in plants. This is extremely important for virtually all life on Earth, because these organic compounds are what we, and our food, are all made of. So how does this process work? In short, when light strikes a leaf, this light is absorbed and the light energy is used to drive a series of chemical reactions that ultimately make sugars and other organic molecules. Overall, carbon dioxide and water are taken in by the plant and used to make glucose and oxygen gas. Photosynthesis can be divided into two sets of reactions. One, the light-dependent reactions, and two, the Calvin cycle. The light-dependent reactions, as you might have guessed, depend on light. To understand how these work, let's zoom in on a leaf so we can see them happen. Leaves are made of plant cells, and inside of these cells are special organelles called chloroplasts that do photosynthesis. Each chloroplast has many discs called thylakoids with pigments, like chlorophyll, that absorb light. Think of thylakoids as solar panels in the chloroplast. They absorb the light energy from the sun. Now let's zoom in on the thylakoid and focus on the thylakoid membrane. This is where pigments such as chlorophyll are found and is where light gets absorbed. The pigments are arranged in clusters called photosystems. Let's start with photosystem 2. When photosystem 2 absorbs light, electrons in chlorophyll gain energy, or get excited, from the light. These excited electrons leave chlorophyll and move to something called an electron transport chain. But since chlorophyll lost those electrons, they need to be replaced. To replace them, water is split and its electrons go to chlorophyll. When water is split, electrons, hydrogen ions, and oxygen are produced. You probably know that plants make oxygen when they do photosynthesis. This is where that oxygen comes from. Now, back to the electron transport chain. The electron transport chain transports electrons. As it does, the energy in the electrons is used to pump hydrogen ions, or protons, across the thylakoid membrane into the thylakoid. This creates a high concentration of hydrogen ions inside the thylakoid. These ions would be trapped inside the thylakoid, but a special enzyme called ATP synthase allows them to passively diffuse from high to low concentration. This flow of hydrogen ions through ATP synthase causes ATP synthase to spin and produce ATP, similar to how water flowing through a turbine produces power at a hydroelectric dam. This ATP is a key product of the light-dependent reactions. When the electrons reach the end of this first electron transport chain, they go to photosystem 1, where light excites them once again. They travel down a second, shorter electron transport chain, where they are accepted by a molecule called NADP+. When it accepts the electrons, it also accepts hydrogen and becomes NADPH. NADPH is an electron carrier and is another key product of the light-dependent reactions. It carries electrons and hydrogens to the next set of reactions in photosynthesis, the Calvin cycle. Both ATP and NADPH are critical products of the light-dependent reactions that are needed to make sugar in the Calvin cycle, which we will examine in our next video. If you'd like to try the light-dependent reactions yourself, check out the link for the Photosynthesis Interactive at Bioman Biology, and don't forget to subscribe if you'd like to be notified when I release new videos. All right, is it clear?